हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2019 का सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। इसमें 17 अगस्त 2022 से 18 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 19 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक कार्य पूरा करने पर कुल देय धनराशि 800 रुपया है। ठीक है। सी अकेले इसे 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। ए की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 3 दिन में पूरा किया। इस कार्य को पूरा करने में अपने हिस्से के रूप में ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि कुल मजदूरी को किस अनुपात में बांटा जाता है? कार्य क्षमता के अनुपात में, यानी इफिशियंसी के रेशियो में। तो सबसे पहले आपको ए, बी और सी तीनों का इफिशियंसी निकालना होगा। उसके बाद ए का हिस्सा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कह रहा सी अकेले 24 दिन में करता है। लिखेंगे यहाँ पर सी जो है कार्य को 24 दिन में करता है और बी जो है 8 दिन में करता है। बी 8 दिन में करता है। ए की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 3 दिन में किया, यानी ए की सहायता से उन्होंने किया, इसका मतलब ए बी सी तीनों इसमें शामिल है। तो तीनों को यहाँ पर लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस कार्य को 3 दिन में कर सकता है। अब टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे, जो कि हो जाएगा 24। 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है। सी का 1, बी का 3 और ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 8 है। इसमें हमें चाहिए किसका? ए का। ए का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ये है ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 8 है, तो 8 में हम माइनस कर देंगे बी और सी का, जो कि है 1 और 3। तो 3 1 4, इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? 4। ठीक है। तो टोटल देखिए मजदूरी कितना मिला इसको? 800 रुपया। 800 में ए का हिस्सा यानी इफिशियंसी 4 है, तो 4 इसको मिलेगा। ओवरऑल कितना है? यानी टोटल ए बी सी टोटल यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो 8 नीचे दे दीजिए। ये 4 से एक बार में, 4 से दो बार में ये कट जाएगा, सीधा सीधा 400 बार में, तो 400 रुपया ए का हिस्सा निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, आरोही क्रम में दिए गए निम्न प्रेक्षणों की माध्यिका n-1 है। यहाँ पर प्रेक्षण आपको दिया गया है और ये प्रेक्षण आरोही क्रम में लिखा गया है। तो इसमें n का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो पहले आप ये जो प्रेक्षण दिया है इसको गिन लीजिए कितना है। 1 2, ये दोनों मिला के 1 हो गया, 3 4 5 6 7 8। 8 प्रेक्षण यानी n जो है यहाँ पर सम है। n अगर सम रहता है तो माध्यिका क्या होता है? बीच वाले दो पद का एवरेज माध्यिका होता है। तो बीच में दो पद कौन सा पड़ रहा है? 3 शुरू से छांट देंगे, 3 लास्ट से, तो बीच में आपका ये दोनों पड़ेगा, यानी 17 और n+5। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा n+17 5 22। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा माध्यिका होगा। जबकि सवाल में ये माध्यिका दे भी रखा है n-1, तो ये n-1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको n का वैल्यू निकालना है। तो ये 2 जाके इधर गुना होगा, तो आप इसको एक बार लिख सकते हैं, n+22 बराबर इधर हो जाएगा 2n माइनस का 2। ये n को इस तरफ ले जाएंगे, घट जाएगा, n बचेगा, ये 2 इस तरफ आके जुट जाएगा, 22 2 24 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 24 होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार है कि पहला कोण दूसरे कोण का 2/3 है। छोटा कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। सिंपल सा सवाल है, आप एक डायग्राम बना लीजिए समझने के लिए। मान लीजिए ये वो समांतर चतुर्भुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो दो आसन्न कोण है इसमें पहला कोण दूसरे का 2/3, 2/3 मतलब 2/3। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये और ये दोनों आसन्न कोण होंगे, या फिर ये दोनों भी ले सकते हैं, या ऊपर वाला दोनों ले सकते हैं, यानी सटा सटा कोण जो है आसन्न कोण कहलाते हैं। तो बड़ा वाला अगर हम लोग 3 यूनिट मान लें, ये फ्रैक्शन के नीचे वाला, तो छोटा वाला ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि इन दोनों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ पर रेशियो में निकालिएगा तो 3 2 5 यूनिट आ रहा है जोड़ करके, जबकि इन दोनों का जोड़ एक्चुअल में 180 डिग्री होता है। तो ये कितना गुना हुआ? 36 गुना। हमसे पूछा जा रहा है छोटा कोण जो कि है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए। 36 गुना 72 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है। आगे,
तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:6 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिए समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के अनुपात में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5:6, तो इसका आप सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यही इसका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, 7 टॉय कार और 5 टॉय बाइक की कुल मिलाकर कीमत 600 रुपया है। 5 टॉय कार और 3 टॉय बाइक की कुल मिलाकर कीमत 400 रुपया है। प्रत्येक टॉय कार की कीमत कितनी है? ठीक है, इक्वेशन बनाना होगा। मान लीजिए यहाँ पर टॉय कार की प्राइस कार है सी, ठीक है, 7 कार है तो 7C हो जाएगा, प्लस 5 टॉय बाइक है तो 5B हो जाएगा यहाँ पर, बी फॉर बाइक, और दोनों मिलाकर 600 रुपया लगता है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन, 5 टॉय कार है तो 5C होगा, प्लस 3 टॉय बाइक है तो 3B होगा, और दोनों मिलाकर लग रहा है 400 रुपया, तो ये 400 के बराबर होगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। पूछ रहा हमसे कार की कीमत, तो बी को एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए आप ये 3 से यहाँ पर गुना कर दीजिए और वहाँ पर से 5 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। उसके बाद पहला में से दूसरा को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ये गुना करने के बाद तो बराबर ही हो जाएगा और कट भी जाएगा, इसको हटा दीजिए। इधर हो जाएगा 7C गुना 3 21C, इधर 5 बचे 25C, तो 21 और 25 का डिफरेंस 4C आएगा। उसी तरह यहाँ भी 6 या 18, इधर 5 के 20, तो 2000 और 1800 का डिफरेंस 200 आएगा। 4 से इसको कटा देंगे 50 बार में, तो सी का वैल्यू आ गया 50। एक कार की कीमत पूछ रहा था, 50 रुपया ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ठीक है, आप जानते हैं कि को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होता है जिनका HCF 1 हो, 1 के अलावा कुछ नहीं हो। तो ऐसा पेयर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ये इसका आंसर होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो ये देखिए 133 19 से कट रहा है, ये भी 171 19 से कट रहा है, 51 17 से कट रहा है, 119 भी 17 से कट रहा है, 65 91 13 का दोनों मल्टीपल है। तो इन दोनों में एक के अलावा और भी है जो इनका HCF हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का 2 गुना है। यदि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है तो 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य याद कीजिए। सिंपल सवाल। देखिए पेंसिल का मूल्य है 1 रुपया और कह रहा है कि पेन का जो मूल्य है पेंसिल के मूल्य का 2 गुना है, तो पेन का मूल्य कितना होगा? 1 रुपया का 2 गुना 2 रुपया। पूछ रहा है 3 पेन, तो एक पेन का 2 रुपया, तो 3 पेन का कितना? 6 रुपया, प्लस 2 पेंसिल, एक पेंसिल का 1 रुपया है तो 2 पेंसिल का 2 रुपया, तो कुल मिला के 6 2 8 रुपया इसका आंसर होगा। आगे, निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है? ठीक है, और यहाँ पर जो ये दे रखा है ये क्या दे रखा है? इंपेरिकल रिलेशन दे रखा है। क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 गुना माध्य, यही होता है इंपेरिकल रिलेशन। तो देख लीजिए ये कहाँ पर बन रहा है। अगर पहला ऑप्शन में देखें तो यहाँ बहुलक है, अगर माध्यिका को उस तरफ ले जाएंगे यानी मीडियन को, तो यहाँ पर देखिए गुना करने के बाद 2 मीडियन पहले से है, ये मीडियन आएगा जुटने के बाद 3 मीडियन हो जाएगा, 3 मीडियन हमें चाहिए भी, और ये मीन देखिए अगर 2 से गुना होगा तो 2 मीन माइनस में बनेगा, यहाँ पर माइनस में भी 2 मीन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 2 स्टेशनों दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। दिल्ली से एक ट्रेन 4 PM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अमृतसर के लिए रवाना होती है। अमृतसर से एक अन्य ट्रेन 3:20 PM पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दिल्ली के लिए रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? ठीक है, देखिए समझिए, ये पॉइंट मान लीजिए आपका क्या है? दिल्ली है, और ये पॉइंट जो आपका क्या है? अमृतसर है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दे रखा है 450 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखना है कि जो ट्रेन दिल्ली से खुल रही है उसका टाइम क्या है? 4 PM, लिख देते हैं यहाँ पर 4 बजे खुल रही है, और जो अमृतसर से खुल रही है उसका टाइम क्या है? 3:20, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3:20। अगर हम लोग देखें तो दोनों ट्रेन का टाइम अलग अलग है, तो पहले ये अमृतसर वाली ट्रेन खुल रही है और ये बाद में खुल रही है, तो आप यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि पहले अमृतसर वाली ट्रेन को 40 मिनट चला दीजिए अकेले, या फिर ये दिल्ली वाली ट्रेन को 40 मिनट पहले खोल दीजिए। ठीक है, जितना टाइम का गैप है दोनों में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ दिल्ली वाली ट्रेन को 40 मिनट पहले खोलने वाले हैं, तो ये जब 40 मिनट पहले खुलेगी तो कुछ दूरी पहले ये कवर करेगी, तो दूरी आपको निकालना होगा। तो मान लीजिए इस बिंदु से ये 3:20 PM पर खुली है,
और ये बीच का दूरी कितना होगा, देखिए इसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा। तो 40 मिनट में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर, यानी ये बिंदु और दिल्ली के बीच का दूरी हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है। अब दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम एक ही हो गया, और दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, 450 यहाँ था, 40 बढ़ गया, तो कुल मिला के 490 किलोमीटर हो गया। इस दूरी को कवर करेगा किस स्पीड से, दोनों जब एक दूसरे की ओर जा रही है तो इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों की स्पीड का योगफल। तो पहला का 60 है, दूसरा का 80 है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 140 किलोमीटर। इसी स्पीड से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम का पता चल जाएगा। कटा देंगे इसको, 70 से कटा 2 बार में, 70 से 7 बार में, यानी 7/2, जिसको आप बोल सकते हैं 3.5 घंटा, यानी 3:20 के बाद 3.5 घंटा लगेंगे दोनों को आपस में मिलने में। ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों मिलेंगे। तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो इधर वाला दूरी निकाल के घटा दीजिए, या फिर इधर वाला, तो हम लोग इधर वाला घटाएंगे। देखिए ये जो अमृतसर से खुली उसका स्पीड है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 3.5 घंटा के बाद इससे मिल रही, तो 3.5 घंटा में ये कितना दूरी कवर करेगी, अब निकाल लीजिए गुना करके, 2 से कट जाएगा ये 40 बार में, 40 गुना 7, 280 किलोमीटर के बाद जो है ये दोनों मिलेंगे। और दिल्ली और अमृतसर के बीच का दूरी कितना है, 450। तो 450 में 280 अगर हम लोग माइनस कर दें तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 170 किलोमीटर, यानी दिल्ली से 170 किलोमीटर के बाद जो है दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। तो 170 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, आनंद ने एक कार 8 लाख में खरीदी और उसे 5% के लाभ पर धीरज को बेच दिया। धीरज ने इसे 4% की हानि पर अनिल को बेच दिया। अनिल ने कार के लिए कितनी राशि का भुगतान किया। ठीक है। देखिए साधारण सा सवाल है, आप आराम से इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए अगर हम लोग देखें तो पहला जो है कंडीशन वो, उसमें 5% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस का 5% दे दीजिए। उसके बाद इसको 4% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे जो बेच रहा है इसको 4% का नुकसान हो रहा है। तो अगर हम चीज़ को सक्सेसिव रूप में नहीं देखें तो यहाँ पर -4 + 5 1% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और वो प्लस में आ रहा है। तो 8 लाख इसका इनिशियल प्राइस था, उसमें 1% अगर हम लोग बढ़ा दें तो इसका 1% कितना, 8,000। तो 8 लाख में लगभग 8,000 बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 8,000 नहीं बढ़े, उससे कम बढ़ेगा, लेकिन 8,000 हम लोग लगभग में निकालें तो इतना ही बढ़ना होगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन अगर देखें तो 8,60,000, ये 73,000, ये 8,40,000, इतना तो बढ़ने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, 8,06,400 आपको निकालना है तो आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं। आगे, एक दुकान में लैपटॉप की कीमत 35% कम हो गई, जिसके फलस्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव का। पहले आपको ये समझना होगा कि दुकान का जो राजस्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्राइस और इनटू ये जो सेल्स है इसका, वो यानी कितना प्राइस है और किस मात्रा में सेल्स हुआ उस पर निर्भर करेगा राजस्व। तो यहाँ पर एक तरह का सक्सेसिव हुआ, तो आप फॉर्मूला लगाइए क्या, 35% कम हुआ तो माइनस का 35, बिक्री 20 बढ़ गया तो प्लस का 20, एक घटा एक बढ़ा तो आगे माइनस आएगा, 35 गुना 20 होगा बटा 100, इतना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। तो 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये 7 बार में, तो 35 7 42 माइनस हुआ, 20 प्लस में, तो कुल मिला के माइनस का 22% इसका होगा। माइनस में आया तो डिक्रीज हुआ 22%, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो क्रमागत संख्याओं में से छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेंगे बड़ी संख्या जो है x है, लेकिन x नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, ये कह रहा है बड़ी संख्या का 1/5, तो यहाँ फ्रैक्शन है और नीचे 5 है, तो 5x मानेंगे बड़ी संख्या, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, अगर 5x बड़ी संख्या है और दोनों संख्याएं क्रमागत है तो छोटी संख्या क्या होगी, 5x-1 होगी। क्या अब समझ सकते हैं, मान लीजिए बड़ी संख्या 10 है तो इससे छोटी संख्या क्या होगी, 9 होगी। अगर ये दोनों क्रमागत है तो डिफरेंस यहाँ पर 1 का है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर किए हैं। अब आपको कंडीशन लगाना है, कह रहा है छोटी संख्या का 1/4 जो है बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, यानी ये छोटी संख्या का 1/4 अधिक है तो इसको आगे रखेंगे, और छोटी संख्या ये है, तो 5x-1 का 1/4 यानी बटा 4 निकालना, ये आगे रहेगी, उसमें माइनस कर देना है 5x का 1/5 जो कि होगा x, और दोनों का डिफरेंस होगा 3। यहाँ से कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 नीचे दिख रहा है तो पूरा में आप 4 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x-1
ये हो जाएगा माइनस का 4x और इधर हो जाएगा 12। 5 में 4x घटेगा तो x बचेगा, इधर 12 एक 13 हो जाएगा। x का वैल्यू 13 आया तो 5x का कितना होगा 65। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे दिए गए व्यंजक को सरल करना है, ठीक है, कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले पॉइंट और बार को छोड़ करके जो नंबर बन रहा है वो लिखना होगा। तो नंबर बनेगा 11, 45, 65। अब इसमें माइनस वो करना है जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा, तो जहाँ पर ये है 11, 45, तो 11, 45 यहाँ पर माइनस कर देंगे। और नीचे जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना 9 आएगा, यहाँ पर 2 बार 9 आएगा, 2 अंक है। और जितने अंकों का रेकरिंग नहीं हो रहा उतना 0। तो ये चीज़ आपको पॉइंट के बाद ही देखना होता है। तो यहाँ पर 2 अंक ऐसे हैं जिनका रेकरिंग नहीं हो रहा, तो 2 बार 0 डालेंगे। आगे भाग है, भाग देंगे। उसी तरह इसको भी कर लेंगे। 267 माइनस 2 हो जाएगा और नीचे 99 हो जाएगा। अब इसको माइनस करना, तो माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। 5 में 5 0, 6 में से 4 घटा 2, और यहाँ पर 45 में 11 घटा तो 34, और इधर तो 11 आ जाएगा, और नीचे 99 डबल 0। भाग है, गुना कर दीजिए, इसको पलट दीजिए तो 99 ऊपर चला जाएगा और ये 265 नीचे रह जाएगा। ये कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। और 0 यहाँ से आप काट सकते हैं। ये 2 बन गया तो 5 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये 5 से अगर भाग लगाएं तो 25 25 53 बन रहा है, तो 53 से ये 5 बार में जा रहा है। 53 से ये जरूर कटेगा। 53 दूना 106, 7 74 हुआ। 53 एक्का 53, 53 एक्का 53 गया तो बचा कितना 21, 212 हुआ। 53 से 4 बार में जाएगा 214, 2 से 5 बार में, और ये 2 से तो 1 का 2, 107। तो कुल मिला के ये आ गया 107 ऊपर नीचे 25, तो 25 चौके 100 और 7/25। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। आगे यदि यह है तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये समानुपात है, आप जानते हैं कि बीच वालों का गुणनफल बाहर वालों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों को गुना करेंगे, नहीं तो आप सीधा सीधा x बराबर क्या लिख सकते हैं, 7.5 गुना 8.26, और उसको डिवाइड कर दीजिए ये 3.5 से। पॉइंट कट जाएगा यहाँ से। 5 से 7 बार में, 5 से ये 15 बार में, 7 से जरूर कटेगा। 7 1 का 7, 7 1 का 7, 7 8 56। गुना करना होगा। 15 8 120, 50 12, 15 का 12, 15 12 27 का 7 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे निम्न में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 50, 58 और 69 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये प्राप्त होता है, ठीक है। सीधा देखिए, आप 50 को अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब वो संख्या से 49 जरूर कट जाएगी, ठीक है। 50 में जो शेषफल है वो घटाने के बाद 49 आ रहा है, तो 49 में पहला ऑप्शन से भाग लग जाएगा पूरी तरह से, तो यही इसका आंसर होगा। और तरीका क्या होता है कि ये शेषफल पहले आपको सब में माइनस करना होता है, उसके बाद माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसका HCF जो है आंसर होता है। आगे निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण इसका मानक निरूपण है, ठीक है। तो आपको गुना करना होगा। x गुना x, एक्स स्क्वायर, इधर हो गया -4 + 1, कुल मिला के -3x बनेगा। और -4 गुना +1 -4, ये 2 को इस तरफ लाएंगे, -2 बराबर 0। तो यह हो गया x स्क्वायर -3x -6 बराबर 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। आगे द्विघात समीकरण इसके मूल किस प्रकार के मूल हैं, ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो आपको डी का वैल्यू निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकाल लेंगे, बी हमारा है x का गुणांक 7 का स्क्वायर 49 आएगा, -4 इंटू ए है 5, ये मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी ये अचर जो है 4 वो आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 49 है और यहाँ पर 5 चौके 20 चौके 80 हुआ, तो 49 में 80 घटेगा तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ गया डी का वैल्यू, इसका मतलब इनके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इस कंडीशन में आंसर होगा। अब जानते हैं कि डी अगर लेस देन 0 रहता तो इनके काल्पनिक मूल होते हैं। डी अगर 0 के बराबर होता तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। तो अगर डी 0 होता तो इस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, इक्वल वाला, ठीक है। अगर डी 0 से बड़ा होता तो इनके 2 वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं, तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होता। आगे इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप लिखेंगे क्या, कॉस थीटा, पूरक में बदल के। उसी तरह इसको भी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा है तो कॉट बदल जाता है टेन में, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा।
और नीचे यहाँ पर दे रखा है कॉस स्क्वायर माइनस वन। कॉस स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये उल्टा के दे रखा है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आप इसको कटाइए, देखिए साइन थीटा काट दीजिए, कॉस बटा साइन हो गया कॉट थीटा, और यहाँ पर है टेन थीटा, तो कॉट थीटा गुना टेन थीटा वन होगा, और माइनस लगा तो माइनस का वन आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, यदि ये है तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप सीधा सीधा 10 से 30 हुआ, 3 गुना, 16 से भी 3 गुना कर दीजिए तो 48 जो है y का वैल्यू बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, या फिर आप गुना करके बराबर भी कर सकते हैं। आगे, निम्नांकित व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये ब्रैकेट के अंदर पहले ये है, इसको करेंगे 2 तिया 6 प्लस 1 करेंगे तो 6 7 बन जाएगा। 7 से 56 को डिवाइड करेंगे 8 होगा, 7 में 8 घटेगा माइनस का 1, आगे है माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 11 1 12 इसका आंसर बनेगा। आगे, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 30,000 पर 7% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, ठीक है, आप इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए, 7% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 7 का 2 गुना 14, पॉइंट के बाद आएगा 7 का स्क्वायर 49, इतना परसेंट का इसको टोटल ब्याज मिलेगा। और मूलधन है 30,000, तो इतना परसेंट निकालना है किसका, 30,000 का, वही इसका ब्याज होगा, निकाल दीजिए। परसेंट के लिए आप 2 जीरो हटा दीजिए, और पॉइंट यहाँ पर है 2 अंक के पहले, तो 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, सीधा सीधा गुना कर दिए, 9 तिया 27 बचा 2, 4 तिया 12 2 14, लास्ट में 4 7 2 ऑप्शन में है, बचा 1, 14 तिया 42 1 43, तो 43 47 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 हो तो उल्लिखित क्रम में इन दोनों वर्गों के परिमापों का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इनके रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आपको समझना तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि पहला वर्ग का भुजा एक्स है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा का भुजा वाई मानेंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो दोनों का रेशियो दिया है 2:3। अगर यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट 2 बटा रूट 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है उनके भुजाओं के अनुपात में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो। आगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए लंबा है, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा इसको खोलना भी आसान है। देखिए 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और x की पावर 6 पहले से है, तो कुल मिला के 2x की पावर 6 हो जाएगा, माइनस y की पावर 6 है। ठीक है, इसको अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा 2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब। ठीक है, उसके बाद दूसरा बनेगा 2x का होल क्यूब, उसके बाद माइनस y का क्यूब, ये दो चीज़ आपको मिलेगा। फिर आगे आप इसको खोल सकते हैं, नहीं तो देखिए आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, तो प्लस वाला में जो है एक बार प्लस आएगा तो प्लस सब में है, और माइनस वाला में एक बार माइनस आएगा तो सब में है, तो ये दोनों तो सभी में कॉमन है। आगे देखना है, प्लस वाला में जो है जहाँ पर ए बी आता है वहाँ पर माइनस होता है, और माइनस वाला में जो है सभी में प्लस होता है। ठीक है, केवल आगे वाला में माइनस होता है, तो देख लीजिए कहाँ पर है, ये सब में प्लस है। ठीक है, लेकिन ये दोनों में माइनस है तो ये नहीं हो सकता, इसमें माइनस है लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर यानी कि लास्ट में माइनस है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें माइनस है, यहाँ पर दोनों में माइनस है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 बचा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं दिमाग में, और इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए प्लस वाला में आपको केवल यहाँ माइनस नजर आ रहा है, और माइनस वाला में केवल यहाँ पर माइनस नजर आ रहा है, वही चीज़ आपको ऑप्शन में देखना था। आगे, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दिया जाता है, लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। यदि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी तो इसकी नई ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πRh। अगर इसमें देखें तो ये 2π जो है कांस्टेंट रहता है, तो इसको हटाइए, तो इसका जो क्षेत्रफल परिवर्तन होगा वो किस पर होगा, r और h पर। अगर r बढ़ाएंगे तो परिवर्तित होगा, या फिर h बढ़ाएंगे तो भी परिवर्तित होगा। तो ये जो है रेडियस को क्या किया है, 4 से 16 किया है। ठीक है,
घटाएंगे इसको, 4 एक का 4, 4 चौके 16, यानी 1:4 में जो है रेडियस को बढ़ाया। लेकिन इसका क्षेत्रफल तो अपरिवर्तित रहता है। क्षेत्रफल अगर अपरिवर्तित है तो इसका ऊंचाई जो है वो इसके इनवर्स में हो जाएगा, यानी 1 से 4 हो रहा है तो ये हो जाएगा 4:1। ठीक है, यानी ऊंचाई पहले अगर 4 था तो अब कितना होगा, 1 होगा। और ये कह रहा है कि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही थी, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, तो 1 का वैल्यू निकालना तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 0.87 और 7 पर बार, क्योंकि 7 का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए पहले आपको पॉइंट और बार छोड़ के नंबर लिखेंगे, 87 बनेगा, उसमें माइनस वो करेंगे जो इसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर 8 है, और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना 9 डालेंगे, और पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग नहीं हो रहा उतना 0 डालेंगे। यहाँ पर एक अंक है, तो एक बार 9 एक बार 0 आएगा। 87 में 8 घटाएंगे 79 बचेगा, और नीचे 90, तो 79/90 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। आगे इसमें कह रहा है कि कुल आय 27 लाख है। यदि कुल आय स्कूल खर्च कुल आय का 1/3 है, ये जो आपको दिख रहा है पाई चार्ट, ये स्कूल खर्च है। ठीक है, तो शिक्षण शुल्क और परिवहन शुल्क पर खर्च की गई राशि ज्ञात करें। देखिए, अगर हम लोग 27,000 का 1/3 निकाल लें, जो कि ये पूरा में आएगा, तो 27 लाख का 1/3 कितना होगा, 9 लाख। 9 पर 5 जीरो। अब इसका निकालना हमें शिक्षण शुल्क और परिवहन पर खर्च कुल राशि। शिक्षण यानी टीचिंग फीस 45% है, और ट्रांसपोर्ट पर है 15, तो 45 15 कितना हो गया, 60%। तो इसका आप 60% निकाल दीजिए। ठीक है, तो 60% सीधा सीधा कैलकुलेट करिए, 2 जीरो कट जाएगा परसेंट के लिए, 9 छः के 54, यानी 5,40,000 इसका आंसर होगा। आगे इसमें क्या कह रहा है कि ग्राफ में दी गई 1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 2006 तक के वर्षों को दर्शाती है। 2001 से 6 तक की अवधि के लिए आयात का औसत क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 6 तक है वर्ष इधर, और ये टेबल में भी है। हमें निकालना है आयात, यानी इम्पोर्ट ब्लू वाला, यहाँ पर इम्पोर्ट है आपका, इसको जोड़ के डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें 1 वर्ष का छिप गया है, तो आप यहाँ पर छठा वर्ष का देख सकते हैं 149 है, तो इसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। सबको जोड़िए, 8 7 15 8 23 9 32 बचा 3 3 6 2 8 2 10 4 14 बचा 1, इधर 6 1 7 742 हुआ। इसको 6 से डिवाइड करना है क्योंकि 6 वर्ष है, तो 12 6 के 72, 22 बच गया, 6 या 18 जाएगा, उसके बाद 4 40 हुआ, 6 4 के 36, 123.66 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।